Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana, and today we are going to study or learn the Road to Independence chapter from class 7 as Social Studies. Last lecture में हमने जो है वो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टडी किया था. अब हम जो है द 14 पॉइंट से इस चैप्टर को मज़ीद स्टडी करते हैं. तो 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जो है उन्होंने कुछ 14 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट पेश किए थे जो कि आगे जाके मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी फ्रीडम के लिए साबित हुए. जिनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन हैं जो कि ये हैं कि फ़र्स्ट पॉइंट एक ये था उनका कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो फेडरल गवर्नमेंट होगी और उस गवर्नमेंट की जो सेंट्रल असेंबली होगी वो तमाम सब कॉन्टिनेंट के यानी कि पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी, उनके इश्यूज़ को डील करेगी. और कुछ प्रोविजनल असेंबलीज़ होंगी जो कि रीजनल अफेयर्स यानी कि जो टाउन्स की बुनियाद पर या सिटीज़ की बुनियाद पर, प्रोविंसेस की बुनियाद पर सूबाई असेंबली जो है वो तमाम मसाइल को डील करेंगी. उसके बाद उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ जो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा जो है वो हिंदू मज़हब के लोग रहते हैं और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें मुसलमान, सिख और दीगर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं. तो उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो इलेक्शन में एक डिफरेंट बिल्कुल इलेक्टोरल टोज बनाया जाए जहाँ पर वो सेपरेटली अपनी वोटिंग करें. तो ये एक अलग चीज़ हो. और इसके अलावा जो सेंट्रल असेंबली हो वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ की जो है वो 1/3 सीट्स मौजूद होनी चाहिए. फिर उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया ब्रिटिश से जो आज़ादी हासिल कर लेगा उस इंडिया के अंदर जो है वो मज़हब की, एजुकेशन की और कस्टम की, लैंग्वेज की, ये तमाम जो है वो आज़ादी होनी चाहिए. यानी कि अगर कोई माइनॉरिटी है यानी मुसलमान है तो मुसलमानों को उनके मज़हब पर यानी कि नमाज की, अज़ान की और इसके अलावा जो उनकी ईद वगैरह यानी कि उनके जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं उसकी पूरी फ्रीडम हो. और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी ये आज़ादी हासिल हो. इसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल असेंबली होगी वहाँ पर जो सीनियर ऑफिसेस होंगे वहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक फेयर शेयर मिलना चाहिए. और मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ प्रोविंसेस की बाउंड्रीज़ को जो है वो तजावुज़ करवाया और उन्होंने उसको जो है वो रीजनल बेसिस या रिलीजन बेसिस पर जो है वो इंट्रोड्यूस किया कि जिस प्रोविंस में या जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों का एक प्रोविंस बना दिया जाए और जहाँ पर हिंदू मज़हब के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर एक डिफरेंट हिंदुओं का प्रोविंस बना दिया जाए जहाँ पर वही जो है वो डोमिनेंट हो. और यहाँ तक जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का यही कॉन्सेप्ट था कि हम जो है यूनाइटेड जो है वो हिंदू मुस्लिम एक साथ जो है वो इंडिया को लेकर चलें. जबकि 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने जो है वो एक कॉन्फ्रेंस की इलाहाबाद में और वहाँ पर उन्होंने एक सेपरेट स्टेट का यानी कि 2 नेशन थ्योरी को पेश किया और उन्होंने बिल्कुल एक सेपरेट स्टेट की एक स्ट्रॉन्ग हिंट दे दी जिसमें उन्होंने जो है वो एक रफली एरियाज़ भी बताए कि ये तमाम एरियाज़ जो है वो मुस्लिम स्टेट में आ जाने चाहिए जो कि अभी इस वक्त पाकिस्तान है. यानी कि जो रफली जो उन्होंने ग्राफ दिया था वो आज पाकिस्तान की सूरत में हमारे पास मौजूद है. इसके बाद जो है वो एक और इवेंट हुआ इम्पोर्टेंट जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है जो 1930 और 1932 के दरमियान. जिसमें फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना ने अटेंड किया और गांधी ने वो अटेंड नहीं की थी. और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो मुस्लिम स्टेट की पेशकश की कि हमारा जो है वो मुस्लिम्स का एक डिफरेंट स्टेट होना चाहिए, इस्लामिक स्टेट होना चाहिए. फिर जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो है वो मोहनदास गांधी अपेयर हुए और उन्होंने जो है वो इसको रिजेक्ट किया कि मुस्लिम स्टेट या इस्लामिक स्टेट डिफरेंट होना चाहिए. उन्होंने जो है वो पूरे इंडिया को टुगेदर यानी कि फ्रीडम हासिल करने का कहा और उन्होंने ये कहा कि जो है ना वहाँ पर हिंदू ही डोमिनेंसी होगी यानी कि तमाम जो पावर है वो हिंदुओं के पास ही होगी. फिर जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वो अनसक्सेसफुल ही रही क्योंकि उसमें किसी भी लीडर ने ना मुस्लिम लीग के और ना ही कांग्रेस से किसी लीडर ने शिरकत की. अच्छा, इसके बाद जो है एक और इवेंट हुआ जिसे हम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के नाम से याद रखते हैं क्योंकि दोनों पार्टीज़ और दोनों जो मज़हब के लोग थे या दोनों नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कंफ्यूज थे और कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था. तो जो ब्रिटिश थे और वहाँ के जो प्रिंस थे जो उन्होंने जो है वो एक इंडियन एक्ट
पास किया 1935 में, जिसके कुछ पॉइंट ये थे कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया को जो है वो जल्द से जल्द सेल्फ गवर्निंग स्टेट बन जाना चाहिए और फेडरल सिस्टम होना चाहिए, जिसमें जो है वो एक सेंट्रल असेंबली हो जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को देखे और डील करे, और इसके अलावा प्रोविजनल जो है असेंबली हो जो कि रीजनल अफेयर्स को डील करे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 11 प्रोविंसेस होने चाहिए, जिसमें सिंध, बॉम्बे, ओडिशा और डिफरेंट अलग प्रोविंसेस जो हैं वो सेपरेट हो जाने चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वाइसरॉय कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होंगे वो गवर्नमेंट के रियल पावर हाउस होंगे, यानी कि वही बात कि ब्रिटिश के जो शहजादे हैं, जो बड़े वाइसरॉयज़ हैं, वही पावर हाउस होंगे, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वही जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसको डील करने में। सेकेंड, उन्होंने कहा कि जो डिफेंस है और जो फॉरेन अफेयर्स है, इसके अलावा जितने भी जो रीजनल अफेयर्स हैं और एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट और बाकी जितनी चीज़ें हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो प्रोविजनल असेंबली जो है वो जिस पर डोमिनेंसी हासिल कर सकती है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उन्हीं के हाथ में जो है वो इलेक्शन और ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी हो। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये भी एक यहाँ पर भी हमें ब्रिटिश डोमिनेंसी नज़र आ रही थी, तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है वो इस प्रपोज़ल को भी रिजेक्ट किया, और इसके बाद जो है वो बहुत सारी डिस्टर्बेंस भी हो गई थी सब कॉन्टिनेंट में, और बहुत सारी फिर जो है वो तशद्दुद और ये सारी चीज़ें हुई। तो ये तमाम जो जर्नी थी हमारी इंडिपेंडेंस के इवेंट्स थे जो इससे पहले हुए, हमारी फ्रीडम से पहले के इवेंट्स हैं, जिसे हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ कंप्लीट योर राइटिंग वर्क फ्रॉम योर स्टडी पैक एंड स्टार्ट लर्निंग फॉर योर पेपर. Hope we'll meet in the next session soon, inshallah. Allah Hafiz.